Good morning, students. How are you? Welcome to Professional Commerce, my YouTube channel Accounts Boss. This is my total video number 93. Chapter I am teaching you change in profit share ratio, and lecture I am going to discuss today 22 number. And today's topic is problems of reconstruction expense and concept of revaluation of assets and reassessment of liabilities in case when revised value are not to be recorded in the books. अच्छा, आज का टॉपिक है कुछ क्वेश्चंस हमने ले रखा है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस से के ऊपर, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं, और आपको दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ रिवैल्यूएशन का, जिसमें रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है बच्चा। खैर, सबसे पहले तो हम एक्सपेंस पे आते हैं, क्वेश्चंस जरा देखते हैं। हाँ बच्चे, ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले देख लीजिए, आप नोट करते जाइए और अपने से कुछ बनाने की कोशिश कीजिए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बना रखा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। एक्सपेंसेस ऑन रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड टू 2000। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस जो है 2000 है, और यहाँ क्वेश्चन में साइलेंट है। क्या साइलेंट है कि कौन बॉर्न कर रहा है, कौन बॉर्न कर रहा है, कौन पे कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी क्वेश्चन में साइलेंट रहता है कि कौन बॉर्न कर रहा है, कौन पे कर रहा है, तो हमेशा मानते हैं कि फर्म ही बॉर्न कर रहा है और फर्म ही पे कर रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में एकदम क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि किसको देना है और किसको बॉन्ड करना है, तो आप हमेशा मानेंगे ऐसे सिचुएशन में कि फॉर्म को बॉन्ड करना है और फॉर्म ने ही पे किया। तो बच्चे, इसका जो एंट्री होगा, मैं मुंह से बोल दूं या लिख के बता दूं, इसका एंट्री जो होगा बच्चे, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। इसका एंट्री होगा बच्चे, मैं छोटा सा यहीं पे लिख देता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। कितना बच्चे? 2000। जो इजी है मैं यहीं पे लिख देता हूं। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? समझ गए ना? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एन एक्सपेंस ऑफ 2000 वाज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक एक्सपेंस पे किया गया फर्म के द्वारा, लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है उसको सर्टिफाई करवाया गया जब चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो उसके लिए 2000 चार्टर्ड अकाउंटेंट को फी या कुछ भी पे किया गया फर्म के द्वारा। लेकिन इस क्वेश्चन में फिर क्लियर है कि पे किया है फर्म, इस क्वेश्चन में क्लियर है पे किया है फर्म, लेकिन बॉर्न कौन किया है नहीं मालूम है। तो ये भी जब साइलेंट रहता है तो हम मानते हैं फर्म। मतलब कुछ भी क्वेश्चन में साइलेंट रहता है तो सबसे पहला हम लोग का जो एजम्पशन होता है, जो बेस्ट एजम्पशन हम लोग बोलते हैं, वो बोला जाता है फर्म। फर्म ने पे किया, फर्म को ही देना था, ये ज्यूम कर लेंगे। इसका भी एंट्री सेम होगा बच्चे, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू कैश। जितना अमाउंट है 2000, इसकी भी अमाउंट है, अब 2000 यहां भी लिख देंगे। ऐसा करते हैं, समझ गए हैं। तीसरा एक्सपेंसेस ऑन रिवोल्यूशन वेयर 1400 एंड वेयर पेड बाय द फर्म। यहां भी क्लियर है कि पे किया है कौन, फर्म पे किया है, लेकिन बॉन्ड कौन किया नहीं मालूम है, तो हम क्या समझेंगे, फर्म। ठीक, इसका भी एंट्री हो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू कैश और 1400 रुपया अमाउंट। ऐसा करते हैं, लेजर और नरेशन लिखने, सॉरी, जर्नल और नरेशन और जर्नल का फॉर्मेट आपको आता है, और आप इसको अच्छे से फॉर्मेट में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर देते हुए। ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही आता है बच्चे, कभी कभी 6 नंबर में 6 आ जाएगा, 4 नंबर में 4 आ सकता है, या कभी कभी बड़े क्वेश्चन में एक छोटा सा टॉपिक ये डाल दे। ठीक है बच्चे, यहां तक ऐसा करते हैं, सेम था, अब समझ गए हैं। चौथा आते हैं, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 5000 पेड बाय एक्स। पेड बाय एक्स, यहां क्लियरली लिखा हुआ है पेड बाय एक्स, लेकिन ये नहीं लिखा है कि बॉर्न किसको करना है। तो हम मालूम है ना, बॉर्न जब कभी भी कोई मिसिंग होता है तो बेस्ट एजम्पशन होता है कि बॉर्न फर्म को करेगा। बॉर्न कौन करेगा बच्चे? फर्म। तो देना था फर्म को, दिया है एक्स ने, तो क्या एंट्री होगा बच्चे इसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एक्स अकाउंट 5000 रुपया। बात समझ रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल अकाउंट, पूरा अच्छे से लिख देंगे। कैपिटल और करंट इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, जो सिचुएशन होगा आप उसको लिख देंगे।
कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप सभी लोग। हाँ ना में कैसे जवाब देंगे? सही बात है। तो हम ना में जवाब देने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेरे वीडियो पॉज करके खुद से आप डिसाइड कर सकते हैं इसका एंट्री अमाउंट क्या होगा। यहाँ देखिए ना, एक्सपेंसेस ऑन रिवॉल्यूशन अमाउंटेड टू 5000 पेड बाई एक्स है, ठीक है। एक्स ने पे किया लेकिन किसको बॉन्ड किया नहीं मालूम है। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब बॉन्ड करे फर्म और पेड करे पार्टनर तो एंट्री होता है रिवॉल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने यहाँ वही किया, रिवॉल्यूशन टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5000। आशा करते हैं 4 नंबर भी आप अच्छे से समझ गए हैं। 5, 6, 7 को अच्छे से समझने की जरूरत है। हाँ 8 भी ले रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक्स a partner is paid remuneration of 15,000 for reconstruction of the firm। एक्स एक पार्टनर है जिसको रेमुनरेशन पे किया गया 15,000 फॉर्म के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है बच्चे। मैं इसका आंसर आपको कहाँ बताऊं तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जरा अच्छे से पढ़ लो, नोट कर लो। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हम फिर से बता दें, ये 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। एक से पार्टनर इज पेड इन रेमुनरेशन ऑफ 15,000 फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। कभी भी किसी पार्टनर को रिकंस्ट्रक्शन के लिए रेमुनरेशन दिया जाता है तो इसका एंट्री होता है। उसको देखते ही अपने आप लिख दीजिएगा बच्चे। सोचना समझना दिमाग लगाना कुछ भी नहीं है, बस याद रखिए इसका एंट्री क्या होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कभी भी रेमुनरेशन किसी पार्टनर को दिया जाता है तो उसका कैपिटल बढ़ जाता है और रिवैल्यूएशन खर्चा है फॉर्म के लिए तो डेबिट हो जाएगा। कितना रेमुनरेशन दिया गया बच्चे देख लो जरा, 15,000। क्या लिख देंगे? 15,000। नेडेशन लिख देंगे 15,000 पेड एज रेमुनरेशन। क्या लिखेंगे बच्चे? आप लिख सकते हैं रेमुनरेशन पेबल टू एक्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म। रेमुनरेशन पेबल टू एक्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑफ 8,000 आर पेड बाय द फॉर्म। बच्चे हमेशा अगर फुल स्टॉप दिया रहे और 2 अमाउंट है तो इसको 2 पार्ट में बनाना आसान है। ये कंबाइंड एंट्री भी इसका पास होता है बच्चे। मैं कंबाइंड एंट्री बताने के फेर में नहीं रहता हूँ। मैं कंबाइंड एंट्री कब बताता हूँ? जब फुल कॉन्सेप्ट बता दूंगा तब आपको कंबाइंड भी बता दूंगा। अभी आप कंबाइंड के फेर में ना लगे हैं। पहला पार्ट आप एकदम याद रखिए कि रेमुनरेशन दिया जा रहा है और किसी पार्टनर को फॉर्म रेमुनरेशन देगा तो रिवॉल्यूशन टू पार्टनर्स का नाम। और दूसरा पार्ट दिया हुआ है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑफ 8,000 पेड बाय द फॉर्म। इस पार्ट में फॉर्म पे कर रहा है लेकिन बॉन्ड कौन कर रहा है नहीं दिया हुआ है। तो जब कभी बॉन्ड के बारे में ना पता हो तो बॉन्ड हमेशा कौन करेगा बच्चे? फॉर्म। एकदम याद रखिएगा, जब कभी बॉन्ड के बारे में ना पता हो तो बॉन्ड हमेशा कौन करेगा? फॉर्म। तो दूसरे पार्ट का एंट्री क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन टू एक्स। रिवैल्यूएशन टू एक्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैश होगा बच्चे कितना? 8,000। अब आप चाहते हैं कि सर इनकी कंबाइंड एंट्री कर दे तो इसकी कंबाइंड एंट्री आपको मालूम है, रिवॉल्यूशन अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल टू कैश। जितना एक्स को दिया गया रेमुनरेशन 15,000 और कैश 8,000। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑफ 5,000 वेयर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करण ए पार्टनर। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑफ 5,000 वेयर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करण ए पार्टनर। करण एक पार्टनर है जिसको बॉन्ड भी करना था, पे भी करना था। छठा केस आप जरा देख लीजिए। आशा करते हैं कि ये वाला आपको कभी परेशानी में नहीं डालेगा और ये वाला का आंसर सबसे पहले लिखिएगा। इसका कोई एंट्री नहीं होगा बच्चे, हमको पीछे घुमाने की जरूरत नहीं है। इसका एंट्री नो एंट्री होगा। कभी भी अगर बॉन्ड और पेड पार्टनर करता है, जरा देख लीजिए मैंने यहाँ लिखा है, जब भी बॉन्ड और पेड पार्टनर करता है तो नो एंट्री होता है। ये 4 केस मैंने लास्ट में उस दिन बताया था, पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में, जो मैंने इजी करके बताया था। आइए 7वां टॉपिक, 7th नंबर टॉपिक को जरा ध्यान से देखते हैं। एक्स ए पार्टनर इज टू कैरी आउट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म एट एन एग्रीड रेमुनरेशन ऑफ 10,000। एक्स एक पार्टनर है जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म एट एन एग्रीड रेमुनरेशन ऑफ 10,000। समझ गए हैं? मतलब रिकंस्ट्रक्शन वर्क करने वाला है, फॉर्म का देखरेख करने वाला है, उसके लिए रेमुनरेशन इसको मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है 7वां का आंसर
आपको कोई परेशानी नहीं किया होगा। 7वां का आंसर क्या होगा बच्चे, जरा बोलिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल अकाउंट, जो भी था एक्स था, हाँ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल अकाउंट क्यों होगा बच्चे, क्योंकि उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है। इसको रिवैल्यूएशन एक्सपेंस भी बोला जाता है। कोई मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस का मतलब रिवैल्यूएशन एक्सपेंस भी होता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे। और अमाउंट देखो ना 10,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैं 10,000 लिख देंगे। और नरेशन क्या लिखेंगे, रेम्यूनरेशन पेबल टू एक्स ए पार्टनर, जरा देख लो 10,000 था, रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है ना, रेम्यूनरेशन का एंट्री लिख देंगे। 8वां टॉपिक समझ गए तो सारा टॉपिक क्लियर है, जरा ध्यान से देखिएगा। A partner was appointed to look after the process of reconstruction for which he was allowed a remuneration of 9,000। यहां तक फुल स्टॉप है बच्चे, यहां लाइन खींच रहा हूं मैं फुल स्टॉप के पहले तक। तो सबसे पहले एन एक पार्टनर है जिसको रिकंस्ट्रक्शन को देख रेख के लिए उसको रखा गया है, अपॉइंट किया गया है, उसके लिए उसको रेमुनरेशन मिलता है 9,000। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट जो होगा उसका एंट्री आप लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एंड कैपिटल अकाउंट। कितना बच्चा, 9,000। कोई दिक्कत, हाँ या ना, हाँ या ना में हमको जवाब चाहिए, हाँ या ना में हमको जवाब चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़िए। ठीक है बच्चे, दूसरा लाइन जरा देखो। एन एग्री टू बियर द रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, एक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 4,000 वेयर पेड बाय द फर्म। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन है। कहता एन एग्री टू बियर द रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, मतलब एन को देना था, एग्री टू बियर मतलब बॉर्न करना था पार्टनर को, और दिया कौन, लास्ट लाइन पढ़ लो, फर्म। एक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 4,000 वेयर पेड बाय द फर्म। बातें समझ में आई या नहीं आई? देना था पार्टनर को, दिया है फर्म, देना था पार्टनर को, दिया है फर्म। जरा फिर से पढ़ लो। एन एग्री टू बियर द रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, एक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 4,000 वेयर पेड बाय द फर्म। यानी कि 9,000 में जो 5,000 रुपया है उसमें से एन को ही देना था और एन नहीं दे दिया, इसीलिए उस 5,000 का एंट्री नहीं होगा, क्योंकि एन को देना था। केवल 4,000 ने फर्म दिया, अब बाकी 5,000 के बारे में साइलेंट है। इसका मतलब हमने साइलेंट वाला नोट आपको पढ़ा दो, तो नोट लिखा हुआ था कि इफ इन द क्वेश्चन is silent as to who, firm or partner paid the expense, it is assumed that partner has paid the expense। तो इस क्वेश्चन में बॉर्न करना था पार्टनर को, तो क्लियर है, लेकिन जो 5,000 का अमाउंट निकल के आ रहा है वो कौन दिया है, पार्टनर ही दिया है, तो इसीलिए 5,000 वाला का एंट्री नहीं होगा। आगे वाला 4,000 का एंट्री होगा क्योंकि फर्म दिया है, देना था पार्टनर को। तो इसका एंट्री क्या होगा बच्चे, जरा बताओ। जब देना था पार्टनर को और दिया है फर्म, तो फर्म पार्टनर से ले लेगा, फर्म पार्टनर से ले लेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देगा, एंस कैपिटल अकाउंट DR 222। अब जाहिर सी बात है फर्म ने दिया है तो फर्म का पैसा आउट हुआ है, फर्म का पैसा आउट हुआ है। दोनों में से कोई एक होगा। कैसे, बैंक अकाउंट मैंने लिख दिया बच्चे 4,000। एक बात बता दूं, इसी का कंबाइन एंट्री कोई टीचर या कोई स्टूडेंट ऐसे करता है, रिवैल्यूएशन टू एन टू कैश। शॉर्ट में लिख रहे हैं, रिवैल्यूएशन टू एन टू कैश। कैसे करता है, देखो एन क्रेडिट है 9,000 से, एन डेबिट है 4,000 से, तो एन क्रेडिट होगा 5,000 से। अरे भाई 9,000 में से डेबिट वाला घटा दो तो ये हो जाएगा। कम्बाइनिटी करते हैं ना तो कट्टम कुट्टी हो जाता है, डेबिट के 8 कट के 5,000 हो जाएगा, कैश में 4,000 है, रिवैल्यूएशन में 9,000 हो जाएगा। इसकी कम्बाइनिटी कोई और एग्जाम में आपको जब कॉपी चेक करने वाला टीचर होता है ना, उसके पास ये दोनों एंट्री होता है। तो अगर आप एग्जाम में ये एंट्री भी करेंगे तो उतना ही मार्क्स देगा। जैसे मान लो ये एंट्री 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ आधा बैठाएगा
और यहाँ आपको एक दे देगा एक ही बार में, मतलब आपको एक किसी भी सूरत में मिलेगा। तो मैं कहता हूँ आप कंबाइन एंट्री करने से अच्छा है कि आप सेपरेट सेपरेट एंट्री करिए, और सेपरेट सेपरेट एंट्री करने के लिए मात्र आपको 4 केसेस पढ़ना पड़ेगा और कोई एंट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप आशा करते हैं सेपरेट सेपरेट ही पढ़ेंगे। वैसे यहाँ भी शॉर्टकट भी अब देख लीजिए। रिवॉल्यूशन 9000 हुआ, जिसमें से फॉर्म ने दिया 400, तो फॉर्म ने दिया 4000, तो बाकी है क्लियर। खैर, आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त नहीं होता है। मैंने तो आपको बस ये सिखाया कि अगर क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन एक्सपेंस का क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे डील करेंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। केस 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू। मैं पॉज करके जरा लाइन लिख लेता हूं, जरा देखिएगा क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। केस 2 हम लोग चलेंगे। जब भी रिवाइज्ड वैल्यू को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो हमको एडजस्ट करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। या लिख दे, ब्लैक पेन लिख देते हैं बच्चा। गेन or loss on revaluation account या revaluation of assets and reassessment of liabilities is adjusted थ्रू, मैंने बोला भी, थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे गुडविल का करते थे ना, रिजर्व का करते थे, उसी प्रकार इसका भी करेंगे बच्चे, एकदम उससे अलग नहीं होगा। बाय पासिंग फॉलोइंग एंट्रीज। In case of gain on revaluation, अगर गेन हो जाए तो इसका एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स। वही एंट्री याद है ना, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, और कैपिटल की जगह पे करंट भी हो जाएगा। लिख दे क्या अब, जहां जहां कैपिटल होगा ना वहां करंट होगा। आप जानते हैं ना क्यों होगा, बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। यही एक एंट्री पास किया जाएगा जब कभी रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जो रिवाइज होता है रिकॉर्ड तो ओल्ड रेशियो में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड रेशियो में ना करके गेनिंग रेशियो अलग निकाल लो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है। मतलब किस फार्मूला का यूज करेंगे, कुछ फार्मूला नहीं है, जो गेन हुआ है तो गेन प्रॉफिट से और इंटू नेट इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन जो आया है। ठीक है, नेट इफेक्ट मतलब प्रॉफिट और लॉस। अब क्या होता है ना, एक इजी बात इसमें, ये जो गेन और लॉस जो आप देख रहे हैं रिवॉल्यूशन का, एक तो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट इन रफ आप रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर कर लो, रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर कर लो, और तो इसे पता चल जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। और आप क्या करो, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट मतलब या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, मतलब प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल लो। और वो कैसे निकालोगे बच्चे, पहला इंक्रीज इन the value of assets, ये प्लस में लिखना,
ठीक है, हम ऐसे लिख रहे हैं। जब हम ऐसे लिखे तो समझना ये प्लस में है, ब्रैकेट में देंगे तो माइनस में। दूसरा इसका ठीक उल्टा, अच्छा ऐड कर दें, पहले ऐड वाला लिख दें, चलो ऐड वाला। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। या तीसरा फिर से ऐड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये तीन चीज जब भी दिखे तो इसको ऐड कर दीजिएगा। और चौथा जो आपको लेस करना है बच्चे, इसका उल्टा, पहले वाला का उल्टा, डिक्रीज इन, मतलब ये क्रेडिट वाला आइटम है और यहां से डेबिट वाला आइटम होगा। अब कैसे भी समझो, या तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना सीखे उस तरह बना लो रफ में, और प्रॉफिट एंड लॉस जो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस से ये मल्टीप्लाई करके एंट्री कर दो, या इस प्रकार से बनाओ। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से बनाता है, क्योंकि मान लो इस क्वेश्चन में गुडविल भी होता है तो इसी में ऐड कर लिया जाता। अलग से गेनिंग सेक्रीफाइसिंग क्यों करना है, रिजर्व भी होता है तो इसी में जोड़ लिया जाता, इसीलिए ऐसा किया जाता है बच्चा। लेस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो जो भी वैल्यू ऑफ एसेट्स है उसको घटा देंगे। पांचवा फिर से लेस वाला आइटम है बच्चा, उल्टा वाला, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ेगा तो लॉ एक्सपेंस होगा ना, एक्सपेंस घटाया जाएगा क्रेडिट में से, ये ले लो घटा दिए। छठा भी ले लो, लेस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। भाई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के कारण लायबिलिटी तो बढ़ जाता है। कुछ नहीं, रिवोल्यूशन जो पढ़ाया हम वही कर रहे हैं बच्चा। अब क्या करो, यहां पे जोड़ घटाव करो, या तो ये प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा। नेट इफेक्ट जिसको बोलते हैं, या तो नेट इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा। तो जो भी बच्चे नेट इफेक्ट आया है, ठीक है, स्टेप वन, स्टेप में मान लो लिखना है तो इसको स्टेप वन मान लो, स्टेप वन में कर लेंगे। स्टेप टू में आप क्या करोगे बच्चे, कैलकुलेट गेनिंग, इसका रेशियो चाहिए ना, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, याद करो वहां भी यही करते थे। तो स्टेप टू में आप ये निकाल लीजिएगा। स्टेप थ्री में आप क्या करोगे बच्चे, कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट, जो हम मल्टीप्लाई करते थे बाबू इसी में इंटू करके, आप हम अलग से लिख दे रहे हैं, अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन। नहीं समझे, नहीं याद आ रहा है भाई। रिजर्व होता था तो रिजर्व इनटू गेनिंग रेशियो करते थे ना, रिजर्व इनटू सेक्रीफाइसिंग करते थे ना। गुडविल होता था तो वैल्यूड गुडविल इनटू गेनिंग रेशियो करते थे ना, वैल्यूड गुडविल इनटू सेक्रीफाइसिंग करते थे ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए यहाँ पे करेंगे। फॉर गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर के लिए क्या एंट्री होगा, वही गेन्ड प्रॉफिट शेयर, जो गेनिंग रेशियो लिखे थे, गेन्ड प्रॉफिट शेयर इनटू नेट इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन, जो आया मेरे ऊपर स्टेप वन में, नेट इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। और लॉस होता है तो फॉर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उल्टा, यही चीज उल्टा हो जाएगा, उल्टा कर रहे हैं, मतलब यहाँ गेंड के जगह सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। तो सेक्रीफाइस्ड रेशियो प्रॉफिट शेयर इनटू नेट इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन। अच्छा रहा, क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। मतलब इतना करने से अच्छा है कि हम रिवोल्यूशन अकाउंट बच्चे को बनवा देते हैं, वो भी गलत तरीका नहीं है। रफ में तो बनाना है, वर्किंग में बनाना है, एंटी आप समझ चुके हैं, ठीक है बच्चा। आशा करते हैं कि आप अगर
चाहते हैं कि सर एक क्वेश्चन बता दीजिए इसके ऊपर, हम लोग ज्यादा समझ जाएंगे। क्वेश्चन बता दीजिए तो हम ज्यादा समझ जाएंगे। तो आइए एक क्वेश्चन हम आपके साथ बता देते हैं। लीजिए क्वेश्चन हम लिखते हैं, जरा समझिएगा। मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर है। मान लिए ए बी सी तीन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 हो जाए। तो जाहिर सी बात है ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। क्या हमने क्वेश्चन बोला, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2 ऑन 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5, न्यू रेशियो। ठीक है ना। आगे लिख सकते हैं, दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। मतलब यही वाला केस है। क्या है जरा देखिएगा। शॉर्ट में लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग है, यहाँ बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू का हम भी लिख सकते थे, लेकिन आप में से कोई बोल देगा। और रिवाइज्ड वैल्यू है। वैसे तो रिवाइज्ड वैल्यू आपको परसेंटेज में निकालना होता है, लेकिन मैं एक इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ और आपको बना के बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग मान लेते हैं 5 लाख रुपया है और रिवाइज वैल्यू इसका 5,50,000 है, मतलब बढ़ गया। ये शॉर्ट में लिख रहा है, प्लांट एंड मशीनरी है 2.5 लाख रुपया बुक वैल्यू है और रिवाइज वैल्यू 2,40,000 है। आप भी अब शॉर्टकट टीचर की तरह नहीं लिखेंगे बच्चे। यू आर नॉट टीचर, यू हैव टू गिव एग्जाम। आपके टीचर एग्जाम दे चुके हैं। सिंडिकेटर्स बच्चे हैं 60,000, इसकी रिवाइज वैल्यू है 55,000। ज्यादा नहीं लेंगे, हम एक और ले लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 60,000 और 75,000। पार्टनर डिसाइड्स not to record रिवाइज्ड वैल्यू। पार्टनर डिसाइड किया कि रिवाइज्ड वैल्यू को नहीं लिखना है नए वाले बैलेंस शीट में, मतलब जो ये ओल्ड वाला है यही लिखेंगे। तो जो बढ़ा घटा है उसका तो हमको एडजस्टमेंट आज ही करना होगा। हम बताए थे भाई, इस रेशियो में बांटते तो कुछ और बढ़ता है, इस रेशियो में बांटेंगे तो कुछ और बटेगा। तो भविष्य में अगर फिर भी अगर क्लोज करें कभी आज ना कल, तो किसी पार्टनर को हो सकता है कि फायदा पहुंच जाए और किसी पार्टनर को नुकसान हो जाए। जबकि तो ये तो पुराना चीज है, ये तो इस रेशियो के समय ये क्रिएट हुआ होगा, लेकिन इस रेशियो के समय इसकी वैल्यू आज के डेट में ये है। तो कहीं ना कहीं कोई पार्टनर गेन कर जाएगा, कहीं ना कहीं पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाएगा। उससे अच्छा है कि आज ही उसका एडजस्टमेंट कर दे। आपका सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है बच्चे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन जरा देख लिए आप। तो सबसे पहले तो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बना के इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सर रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं बनाया, आपने अभी अभी जो मेथड बताया है अब उसी तरीके से बनाया है। तो आइए हम स्टेप में सिखाते हैं आंसर। स्टेप 1 लिखिएगा नहीं, स्टेप 1 मैं स्टेप 1 आपको लिख रहा हूं। क्या, सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट निकालिएगा, जो प्रॉफिट और लॉस जिसको बोलते हैं आप। नेट इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सॉरी, अभी दिख रहा है बच्चे। निकालेंगे कैसे। नंबर 1 देखो, मैं कौन कौन बढ़ रहा है जरा देख रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया, प्लांट एंड मशीनरी घट गया, डिक्रीज हो गया, ये ज्यादा है। सिंडिकेटर घट गया, फायदा हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया तो नुकसान हो गया। ठीक है। तो आइए, 2 आइटम बढ़ गया, 2 आइटम घट गया, कैसे लिखते हैं। क्या लिखिए, इंक्रीज, नहीं दिख रहा, सॉरी, इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। एक ही लाइन में लिखना है इसलिए ऐसे कर देते हैं। कितना हो गया, पहले 5 लाख था बच्चे, अभी 5,50,000, तो कितना से बढ़ गया 50,000 से, तो फायदा हो गया। मतलब क्रेडिट वाला आइटम पहले लिख लो, कोई भी आइटम पहले लिख सकते हो। इंक्रीज डिक्रीज कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर नीचे कुछ भी। डिक्रीज इन दी अमाउंट ऑफ सिंडिकेटर, एक दिखाया था ना, सिंडिकेटर घट रहा है जो फायदा पहुंचा देगा।
60,000 था, 55,000 हो गया, यानी 5,000 से फायदा हो गया, प्लस वाला आइटम है। तीसरा, अब लाइन से ही बना सकते हैं बच्चे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अभी अभी हमने पढ़ा था। प्लांट एंड मशीनरी पर 10,000 से, देखो हाथ रखे हुए हम, 10,000 से घट गया। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना से घट गया बच्चे? 10,000 से। जितना से बढ़ता घटता है उतना ही लेते हैं, और जब भी वैल्यू घटेगा तो फर्म को नुकसान हो जाएगा, और नुकसान को हम ब्रैकेट में डाल देंगे। देख लो, दिख रहा है, सॉरी इधर यहाँ क्वेश्चन है। अभी देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 60 से 75 हो गया, बढ़ गया। चौथा, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000, 60 से 75 हुआ। नेट इफेक्ट निकाल लो भाई, 50 और 5 55, 55 55 और में से 15 घटा लो। 50 में से 10 गया 40, 40 में से 10 गया 30, 30 में से 5 गया 25 और 5 30, 30,000 हो गया बच्चे। और ठीक 30,000 प्लस में आया तो आप बोल सकते हैं यहाँ गेन हो गया, तो लिख सकते हैं गेन ऑन रिवोल्यूशन या प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। आपको जो लिखना है, कोई कोई गेन लिखता है, कोई कोई प्रॉफिट लिखता है। ऐसा करते हैं, समझते जा रहे हैं ना बच्चे। स्टेप 2 में क्या हमने बताया था? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये बड़ा आसान है बच्चे, यहाँ ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो, ये वाला तरीका। यहाँ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दो, हमेशा यही टेक्निक इस्तेमाल करना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो भाई 5 3 2 था, तो 5 3 8 2 10, 3/10 और 2/10, सबका एक ही बार लिख लेंगे हम, स्पीड बनाना है। और 2 3 5 और प्लस 5 10, यानी 2/10, 3/10, 5/10। वाव, लाइक फ्रैक्शन है इसलिए बोले हम वाव, क्योंकि डायरेक्ट घट जाएगा ये। 0 माइनस 3/10 भाई, 2 - 5 -3 हो जाएगा, उन्हें दिखा, सॉरी। तो जो माइनस में है बच्चे गेन होता है, जो ये सेक्रीफाइस हुआ। स्टेप 3 यहीं पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने सिखाया था। आप चाहते हैं तो अलग से निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, निकाल लो। यहाँ नहीं करके आप अलग से कर लें, जो स्टेप सीखे हैं उसी को फॉलो कर लें। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस्ड या गेन्ड प्रॉफिट शेयर, ये दिख रहा है, सॉरी दिखा। अब कैसे निकालेंगे? ए कितना किया? सेक्रीफाइस्ड किया, तो ए सेक्रीफाइस्ड शेयर कितना हो जाएगा भाई? 3/10 है, इंटू कर दो, जो है 30,000। लॉस आता तो रिवर्स एंट्री होता है, 0 0 कट गया, 9,000 आ गया, रुपीज लगा दो, 9,000 हो गया। सीज गेन बी का तो नाइदर गेन और प्रॉफिट, इसको ध्यान नहीं देंगे, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे बच्चे, इग्नोर मार देंगे हम। सी गेन किया बच्चे, तो सीज गेंड शेयर कितना सी गेंड किया है रिवोल्यूशन में, जरा निकालो। 3/10 इंटू 30,000 बच्चे, इसका भी 9,000 आएगा, लेकिन ये गेन किया है। अब स्टेप 4 में आप जर्नलिटी पास कर देते हैं। स्टेप 4 में बच्चे आप जर्नलिटी पास करते हैं, और हमने आपको बताया था कि जब गेन आता है तो एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर, मतलब सीज कैपिटल अकाउंट ईआर। हाँ बच्चे, नरेशन जर्नल फॉर्मेट ये सब हम क्या सिखाएं, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। एग्जाम में नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा 1/4। 9,000 यहाँ लिख देंगे बच्चा। नरेशन क्या लिखेंगे आपको क्या बताएं? प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गेन ऑन रिवोल्यूशन एडजस्टेड थ्रू सिंगल एंट्री। प्रोपोर्शनेट मतलब होता है अनुपातिक। अनुपात नहीं समझते, रेशियो समझते हैं। रेशियो में अमाउंट ऑफ गेन ऑन रिवोल्यूशन एडजस्टेड थ्रू ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, सही।
थ्रू ए सिंगल एंट्री भी लिख सकते हैं, कोई कोई ये भी लिख देता है, कोई सिंगल एंट्री या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। खैर ये खत्म हो गया टॉपिक। तो मेरा कहने का मतलब था कि इस क्वेश्चन को आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बना के भी कर सकते थे। अगर इसी क्वेश्चन को आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते, मैं फिर से बता दूं कि नहीं सर रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट आप बनाते, कुछ इस प्रकार से रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते। ये आप ऐसे करते, यहां लिखते क्रेडिट, यहां लिखते डेबिट, यहां लिखते पार्टिकुलर्स, यहाँ रुपीस, यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ रुपीस। सबसे पहले क्वेश्चन में देखे होंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, तो यहाँ लिखते बाई लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ बच्चे रिवॉल्यूशन बनाना भी सिखा दे रहे हैं। 50,000। भाई एक लाइबिलिटी की वैल्यू घट गई थी बाई सिंडिकेटर्स, 5,000 से घटी थी, तो आपको प्रॉफिट हो गया, मतलब फर्म को प्रॉफिट हो गया। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घट गई थी, तो घटेगा तो क्या होगा बताओ जरा। 10,000 से घट गई थी, याद है ना, अभी अभी तो बनाया, हम लोग को याद होना चाहिए। 4 ही तो आइटम था। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था शायद 15,000 से, वो बढ़ गया था 60 से 75 शायद हो गया था, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000। अब जरा जोड़ो और घटाओ, ये 50 और 5 55,000 हो गया, यहाँ भी 55,000 हो गया, और 55 में से ये 25 घटा देंगे तो 30,000 हो गया। और बस हमको इसी फिगर से मतलब था। अगर हम इस क्वेश्चन में रखते हैं कि रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अगर मान लेते हैं ये रिवॉल्यूशन का हम स्टेप ले लें, केस 1, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो क्वेश्चन में नहीं बोले तो आप इसी को फॉलो करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर था, ए बी सी, और ओल्ड रेशियो था 5:3:2, यानी कि 5/10 3/10, यानी 5/3 2/10। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 से, तो 1 0 खत्म, तो 3 5 15,000, 3 3 9 9,000, 3 2 6,000। ये कुछ इस प्रकार से होता। लेकिन ये तब होता जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है या लिखा रहता है रिवाइज्ड वैल्यू आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन जब कभी रिवाइज्ड वैल्यू को नहीं रिकॉर्ड किया जाता है तो इस तरह से नहीं बढ़ता है। ये हम ओल्ड रेशियो में बांट दिए। ओल्ड रेशियो में तभी बांटना है जब रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, मतलब एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है ना, तो बढ़ा हुआ फिगर को बैलेंस शीट में लिखना है, घटा हुआ फिगर को लिखना है। जो बढ़ गया तो बढ़ा हुआ फिगर, जो घट गया घटा हुआ फिगर। तो ये खैर मैंने आपको एक नमूना बता दिया रिवॉल्यूशन का। हम इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। एडजस्टमेंट भी बताना है कैपिटल का, एक टॉपिक और बचा हुआ है। मतलब कुल मिला के 3-4 क्लास में ये चैप्टर खत्म होने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। तो खैर आप समझ गए ना बच्चे कैसे ये बनाना है। अगर हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते तो ये चीज ढक के केवल ये निकाल लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट ना बना के ये जो इंक्रीज डिक्रीज है ना, इस फॉर्मेट में बनाए। नहीं तो बच्चा क्या करता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के चक्कर में ओल्ड रेशियो में बांट देता है। जोश में आके भाई ओल्ड रेशियो में क्यों बांटना है, जब क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना है तो ओल्ड रेशियो में थोड़ी ना बटेगा। उसका तो एंट्री होगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कब होगा, जब गेन करेगा तो गेनिंग वाला होगा। नहीं सॉरी, यहाँ नहीं लिखे हैं, एंट्री यहाँ लिखे हैं। गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मैंने लिखा ना, इन केस ऑफ गेन। इन केस ऑफ लॉस रिवर्स एंट्री होगा, मैंने लिखना छोड़ दिया है, लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ लॉस रिवर्स एंट्री, मतलब ऊपर वाला एंट्री रिवर्स हो जाएगा, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर हो जाएगा। इन केस ऑफ लॉस, मैंने शायद ये बताना भूल गया था, मिस कर गया, अभी याद आया। ठीक है बच्चा, ओह सॉरी,
अब याद है, देखो यहाँ इन केस ऑफ लॉस रिवर्स एंट्री कर देंगे हम, ऊपर वाला एंट्री उलट जाएगा, यानी सेग्रीफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सेग्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। लॉस के केस में ये एंट्री होगा, और ये प्रॉफिट के केस में हुआ गेनिंग पार्टनर टू सेग्रीफाइसिंग पार्टनर। तो हाँ, कहने का मतलब है कि ये वाला मेथड से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जो उसमें आके कहीं ये वाला काम कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, ये काम करके छोड़ दिए तो ठीक है, और ये वाला काम कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं मेरे लेक्चर को आप समझ गए हैं। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, उन लोगों को भी मोटिवेट कीजिए जुड़ने के लिए। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।